उसके बाद जब आरव स्टेज पर पहुंचा तो डेवॉन उससे गले मिला और वहां मौजूद सारी ऑडियंस ने अपने सुपरस्टार के फ्रेंड का भी जोरदार वेलकम किया। ये देखकर आरव को तो अच्छा लगा ही, लेकिन ऑडियंस में बैठी निधि को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अब उसे पहले से ज्यादा स्पेशल फील होने लगा। आखिर डेवॉन जो इतना बड़ा सुपरस्टार था वो आरव का फ्रेंड जो निकल गया। डेवॉन की टीम आरव के लिए कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ला रहे थे। तब तक आरव और डेवॉन माइक ऑफ करके स्टेज पर ही आपस में बातें करने लग गए। आरव अंबानी, मैं बता नहीं सकता कि इतने सालों बाद तुमसे मिलकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। सेम हियर ब्रो, मुझे भी बहुत ऑसम लग रहा है। लेकिन तुम इतने सालों से कहाँ गायब थे? मैंने काफी पता लगाने की कोशिश की, लेकिन समहाउ कुछ भी पता नहीं चला। हाँ, सही कहा तुमने, मैं थोड़ा गायब था। तुम बस ऐसा समझ लो कि मैं कुछ नया एक्सपीरियंस लेने कहीं गया हुआ था। कुछ ही देर में वहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी आ गए और अब डेवॉन ने माइक ऑन करके ऑडियंस से कहा, दोस्तों, हम वही सॉन्ग पेश करने जा रहे हैं जो हमारे पहली बार मिलने का कारण बना था। अब तक आरव भी कंफर्टेबल हो चुका था, इसलिए अब उसने भी ऑडियंस से बात करनी स्टार्ट कर दी। हाँ, हमारी दोस्ती इस सॉन्ग की वजह से हुई थी। एक्चुअली डेवन कहीं परफॉर्मेंस कर रहे थे और अचानक से उन्होंने मुझे डुएट करने के लिए स्टेज पर बुला लिया। पता नहीं इन्हें कैसे समझ आ गया कि मुझे भी थोड़े बहुत म्यूजिक की समझ है। थोड़ी बहुत नहीं आरव अंबानी, आपको बहुत अच्छी समझ है। फिर आरव ने ऑडियंस से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, गाइस, मैं काफ़ी टाइम से म्यूजिक से दूर हूँ, तो अगर मैं आपको डिसअपॉइंट करूँ तो बस मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद डेवॉन ने आरव को मोटिवेट करते हुए कहा, दोस्तों प्लीज ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर माय फ्रेंड आरव। उसके बाद पूरा ऑडिटोरियम एक बार फिर तालियों और सीटियों से गूंजने लगा। कुछ लोग आरव और डेवॉन को चेयर करने के लिए उनका नाम ले लेकर भी चिल्लाने लगे। डेवन, डेवन, आरव, आरव, डेवन, डेवन। और फिर उन दोनों ने अपना म्यूजिक स्टार्ट किया। आरव पियानो बजा रहा था तो वहीं डेवॉन वायलिन प्ले कर रहा था। सारी ऑडियंस उनके म्यूजिक पर डांस करने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई फेस्टिवल म्यूजिक चल रहा हो। वहाँ का पूरा माहौल ही चेंज हो गया था। निधि तो बस मेस्मराइज होकर ये सब देखे जा रही थी। उसके मुंह से आरव के लिए बस यही निकला, ये बंदा पियानो भी बजा लेता है। ये बंदा इतना हैंडसम भी है। दिस गाय इज जस्ट अमेजिंग। उसके बाद उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और वीडियो बनाकर अपनी फ्रेंड तृप्ति को सेंड कर दिया। उसने मैसेज में लिखा, तृप्ति, ये बंदा मल्टी टैलेंटेड है यार। ये देख, मैंने वीडियो भेजा है तुझे। आरव ने अपनी परफॉर्मेंस फिनिश की और डेवॉन से गले मिलकर वापस अपनी सीट की तरफ आने लगा। आरव अब ऑडियंस के लिए कोई नॉर्मल बंदा नहीं रह गया था। एक तो वो डेवॉन का फ्रेंड था और दूसरी बात वो खुद भी बहुत अच्छा म्यूजिशियन था। काफी लोग उससे हाथ भी मिला रहे थे। उसके बाद डेवॉन ने कुछ और भी गाने गाए और ऑडियंस ने काफी मजे किए। शो के बाद आरव और निधि वहाँ से निकलने लगे तो निधि ने आरव से पूछा, वापस जाने से पहले तुम डेवॉन से मिलना नहीं चाहोगे? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अभी वो अपने इतने सारे फैंस के साथ बिजी होगा और अच्छे से टाइम भी नहीं दे पाएगा। जब वो नेक्स्ट टाइम आएगा तो मैं मिल लूंगा। निधि को आरव के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। तो अब कहाँ? व्हाट नेक्स्ट? क्या हम सीधा होटल जा रहे हैं? इट्स अप टू यू, जैसा भी तुम्हारा मन हो। आई एम रेडी। मुझे लगता है कि आज तो काफी थक गए हैं, तो सीधा होटल ही चलते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से अपनी होटल के लिए निकल गए। रास्ते में निधि ने पूछा, अच्छा, आगे का क्या प्लान है? अभी यहाँ रहने का मन है या हमें वापस घर निकल जाना चाहिए? मुझे यहाँ रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट मुझे तुम्हारे साथ काफी मजा आ रहा है। तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? आई थिंक कि अगर हम यहाँ आए हैं तो कुछ दिन और चिल कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ इट्स फाइन फॉर मी। फिर वे लोग अपने होटल पहुंच गए और रात में अपने रूम जाकर सो गए। अगली सुबह आरव की आंख खुलते ही उसके फादर अमीश अंबानी का कॉल आया। हेलो आरव, मैंने अपनी फैमिली में तुम्हारे लिए बात कर ली है। वो तुमसे मिलना चाहते हैं और तुम्हें काम अपॉइंट करना चाहते हैं। तुम जल्दी से आ जाओ। ओके डैड, मैं आज ही पहुंचता हूँ। और फिर आरव जल्दी से निधि के रूम के बाहर गया और डोरबेल बजाई। निधि भी सोकर ही उठी थी। उसने डोर ओपन किया और नींद में आंख मसलते हुए बोली, क्या हुआ आरव, इतनी सुबह सुबह? एक्चुअली तृप्ति, एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग आ गई है जिसके लिए मुझे आज ही निकलना होगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। क्योंकि अब तक आरव निधि को बहुत अच्छा लग चुका था, इसलिए वो बोली, नो प्रॉब्लम आरव,
काम सबसे पहले, बाकी सब बाद में। तो अगर तुम यहाँ रुकना चाहती हो तो रुक सकती हो। बिल्स मेरे कार्ड पर आएगा। I'll pay later। नहीं नहीं, तुम निकलो और मैं भी दोपहर या शाम की फ्लाइट पकड़कर वापस चली जाऊंगी। उसके बाद आरव अपना सारा सामान लेकर वहाँ से चला गया। आरव तो चला गया, लेकिन कोई था जो आरव की हर हरकत पर नजर रखा हुआ था, जो इस पूरी ट्रिप में आरव के हर मूव को फॉलो कर रहा था। वो कोई और नहीं, आरव का अपना भाई बॉबी था। आरव के एयरपोर्ट पहुंचते ही उसने अपनी माँ को कॉल किया। मॉम, ऐसा लग रहा है कि आरव यहाँ से जा रहा है और तृप्ति होटल में अकेली है। आई नो माई सन, तुम्हारे डैड ने आरव के लिए एक फैमिली मीटिंग अरेंज की है। वे लोग शायद उसे काम पर भी अपॉइंट करने वाले हैं। लेकिन मॉम, अगर ऐसा हो गया तो अपना तो सारा प्लान ही खराब हो जाएगा। इसीलिए बॉबी, ये एकदम सही मौका है। तृप्ति अकेली है तो जाओ और उसे इम्प्रेस करो। आरव का काम खराब करने का सबसे आसान रास्ता यही है कि उसकी शादी बंसल फैमिली में ना होने दी जाए। ओके मॉम, समझ गया मैं। और फिर बॉबी अपने 2-3 चमचों के साथ सीधा होटल के लिए निकल पड़ा। लेकिन जब बॉबी होटल पहुंचा तो निधि होटल से चेकआउट कर रही थी। वो रिसेप्शन पर ही खड़ी थी। जब बॉबी ने उसे देखा तो पहले तो उसे बिलीव ही नहीं हुआ कि यही तृप्ति होगी। वो मन ही मन सोचने लगा, ओह गॉड, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सुना था कि तृप्ति बंसल बहुत खूबसूरत है। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने सीधा अपनी माँ को कॉल किया। मॉम, आपने तो कहा था कि तृप्ति बंसल बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो लड़की मेरे सामने खड़ी है ये तो एक फैटी और नॉर्मल सी दिखने वाली लड़की है। बॉबी, मैंने बस सुना था तृप्ति बंसल के बारे में, खुद मैंने भी नहीं देखा उसे। लेकिन अब मैं क्या करूं मॉम, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अपने दिमाग का यूज करो बॉबी। तुम्हारे पास तृप्ति का मोबाइल नंबर है, उसे कॉल करो। अगर वही लड़की कॉल पिक करती है जो तुम्हारे सामने खड़ी है तो समझ जाना कि वही तृप्ति है। ओह राइट मॉम, समझ गया। और फिर अपनी माँ का फोन कट करने के बाद उसने तृप्ति के नंबर पर कॉल किया। वो कॉल बॉबी के सामने रिसेप्शन पर खड़ी निधि के पास गया। उसने अपने बैग से मोबाइल निकाला और कॉल पिक किया। हेलो हेलो हेलो, हु इज दिस? बॉबी समझ चुका था कि जो लड़की उसके सामने खड़ी थी वो कोई और नहीं बल्कि तृप्ति बंसल थी। उसे बहुत शौक लगा। उसने तृप्ति की जो इमेज अपने दिमाग में बना रखी थी, ये तो उससे बिल्कुल ही अलग थी। उसने एक बार फिर अपनी माँ को कॉल किया। मॉम, यही फैटी लड़की तृप्ति बंसल है। मेरे साथ धोखा हुआ है मॉम, मैं इससे शादी नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा। बॉबी, आर यू मैड? क्या तुम देख नहीं रहे हो कि आरव ये करने से भी पीछे नहीं हट रहा? बॉबी, अगर पावर चाहिए तो जाओ और इस लड़की को प्रिंसेस की तरह ट्रीट करो। बॉबी का मन ना होते हुए भी उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। ओके मॉम, आई विल डू इट। निधि को प्रिंसेस की तरह ट्रीट करने की बात सोचकर ही बॉबी का सिर चकराने लगा। आखिर बॉबी अंबानी फैमिली में पैदा हुआ था। उसने पूरा वर्ल्ड ट्रैवल किया था और न जाने कितनी ही ब्यूटीज उसकी लाइफ में आई थी। ऐसे में अब उसे अगर निधि को प्रिंसेस की तरह ट्रीट करना पड़ रहा था तो उसका पूरा मूड खराब तो होना था। और उसे सबसे ज्यादा गुस्सा अपने भाई आरव पर आ रहा था। वो सोचने लगा, सीरियसली आरव, तुम इतने गिर जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक्चुअली बॉबी और आरव का रिलेशन बहुत ज्यादा खराब था और उसका सबसे बड़ा कारण प्रमिला थी। क्योंकि आरव उसका सगा बेटा नहीं था, इसलिए वो उसे आगे बढ़ते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी। जितनी नफरत आरव के कजन्स उससे करते थे, बॉबी उससे भी कहीं ज्यादा नफरत करता था। तभी उसके दिमाग में उसकी माँ की कही बात याद आ गई और उसे रियलाइज हुआ कि अगर आरव को फैमिली पावर में आने से रोकना है तो बंसल फैमिली से इसका रिश्ता ब्रेक करना जरूरी होगा। उसके बाद उसने तृप्ति के करीब जाने का मन बना लिया, जो कि एक्चुअल में निधि थी। आरव, मैं वापस तुम्हें फैमिली में एंटर नहीं होने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और फिर उसने अपने चमचों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। अच्छी बात यह थी कि बॉबी ने जरूर निधि को देख लिया था, लेकिन निधि की नजर अब तक बॉबी पर नहीं पड़ी थी। ये सारे लोग वापस से होटल के बाहर चले गए और जैसे ही निधि रिसेप्शन से फ्री होकर होटल के बाहर निकलने लगी, दूसरी तरफ से बॉबी का एक आदमी फोन चलाता हुआ आया और उससे टकरा गया, जिससे निधि ऑलमोस्ट गिरने ही वाली थी।
कि तभी दो बाहों ने उसे गिरने से बचा लिया। ये बाहें बॉबी की थी और पूरा प्लान भी बॉबी का ही था। मिस, आप ठीक तो है ना? एक पल के लिए तो निधि के मुंह से कुछ निकला ही नहीं। एक तो वो गिरते गिरते बची थी और फिर अब वो एक हैंडसम लड़के की बाहों में थी। ये पूरी तरह से एक फिल्मी सीन था। तभी बॉबी ने उसे आराम से उठाया और फिर उस लड़के की तरफ गुस्से से देखा जो निधि से टकराया था। हे ब्रो, क्या तुम देखकर नहीं चल सकते? ये लड़की अभी अभी तुम्हारी वजह से गिरते गिरते बची है। उस लड़के ने बहुत ही एरोगेंटली जवाब दिया। मैं तो देखकर ही चल रहा हूँ, ये लड़की मुझसे टकराई है। ये सुनकर तो निधि भी हैरान रह गई और वो गुस्से से उस लड़के को बोली, आर यू मैड? मैं तुमसे टकराई हूँ। तुम बिना अपने अगल बगल देखे बस फोन चलाते आ रहे थे और कहते हो कि मैं तुमसे टकराई हूँ। यस, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि गलती तुम्हारी थी। चलो अब इन्हें सॉरी बोलो। बॉबी की बात सुनकर उस लड़के ने वैसे ही एरोगेंटली रिप्लाई किया, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? मैं नहीं बोल रहा सॉरी। और ब्रो, तुम अपने काम से काम रखो ना। मैंने किसको धक्का दिया, किससे टकराया, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। अब बॉबी ने उसके सामने गुस्सा होने की एक्टिंग की और बोला, मैं भी बहुत आराम से बोल रहा हूँ कि इन्हें सॉरी बोलो और मैटर को क्लोज करो। मैं भी बहुत आराम से बोल रहा हूँ कि तुम चुपचाप यहाँ से निकलो। अब बॉबी निधि के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया, ठीक वैसे जैसे फिल्मों में हीरोइन को बचाने के लिए हीरो उसके सामने आ जाते हैं। मैम, जरा प्लीज आप पीछे हटिए। मुझे इस बदतमीज लड़के को सबक सिखाने दीजिए। क्योंकि निधि अब बॉबी के पीछे थी तो उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था कि बॉबी अपनी आंखों से क्या इशारेबाजी कर रहा था। बॉबी ने इशारे से उस लड़के को पंच मारने का इशारा किया। पहले तो वो लड़का घबराया क्योंकि आखिर जो भी हो बॉबी था तो उसका बॉस ही और कोई भी अपने बॉस पर हाथ उठाने से डरेगा। कि तभी बॉबी ने एक बार फिर इशारा किया और इस बार उस लड़के ने बॉबी के फेस पर एक पंच मारा। ये पंच इतना सीरियस नहीं था लेकिन देखने वालों को ऐसा ही लगा कि बॉबी को जोरदार का मुक्का पड़ा हो। निधि घबरा कर बोली, ओह माय गॉड, आपको चोट तो नहीं आई? नहीं, मुझे चोट नहीं आई, लेकिन असली चोट तो अब इसे आने वाली है। और इतना कहते ही बॉबी ने उस लड़के के फेस पर एक जोरदार पंच मारा। ये पंच सीरियस वाला था क्योंकि बॉबी उसका बॉस था तो हिट करने से पहले वो घबराया भी नहीं। एक पंच में ही वो लड़का जमीन पर लेटा हुआ था। उसके बाद भी बॉबी ने उसे कुछ और किक मारी जिससे वो लड़का रोने लग गया। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आई एम सॉरी, सॉरी, गलती मेरी थी। आई एम सॉरी। सॉरी मुझे नहीं, मैम को बोलो। वो लड़का जल्दी से उठा और निधि के सामने अपना सिर झुकाकर बोलने लगा, आई एम रियली सॉरी मैम, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और ये कहकर वो वहाँ से भाग गया। बॉबी का मिशन सक्सेसफुल होता दिख रहा था। निधि बॉबी के सामने आई और बोली, ओह माय गॉड, मेरी वजह से तो आपके मुंह से ब्लड निकल रहा है, रुकिए। और फिर वो अपने बैग से टिश्यू निकालने लग गई। जैसे ही निधि ने बॉबी को टिश्यू पेपर दिया, बॉबी ने उसे लेने से मना कर दिया और जानबूझकर अपने हाथ से ही ब्लड को पोंछ लिया, जिससे वो ब्लड उसके फेस पर और भी ज्यादा दिखने लग गया। निधि बॉबी से इम्प्रेस होने लगी थी क्योंकि लाइफ में ये फर्स्ट टाइम था जब किसी ने उसके लिए फाइट की थी। उसके बाद वो दोनों कुछ देर तक बस एक दूसरे को देखते रहे। जब बॉबी को समझ आ गया कि सारा गेम सेट था तो उसने कहा, ओके देन, अगर अब आप ठीक हैं तो मैं निकलता हूँ। बॉबी वहाँ से मुड़कर जाने लगा। उसे पूरी उम्मीद थी कि निधि उसे रोकेगी। बॉबी 6 से 7 स्टेप आगे बढ़ चुका था लेकिन निधि ने उसे नहीं रोका। अब बॉबी को बहुत धक धक होने लगी और वो सोचने लगा, शिट, अगर इसने मुझे रोका नहीं तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। इधर निधि भी मन ही मन सोच रही थी कि काश ये हैंडसम लड़का मुझे लंच या डिनर के लिए पूछता तो मैं रुक भी जाती, लेकिन इतना हैंडसम लड़का आखिर मुझे क्यों ही भाव देगा। अपनी इंसल्ट कराने से अच्छा है चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। और फिर निधि वहाँ से निकल गई। बॉबी ने दौड़ते हुए अपने लोगों से कहा, पीछा करो इसकी कैब का और मुझे इसकी हर एक अपडेट चाहिए। बॉबी के लोग निधि की कैब के पीछे लग गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने फोन पर बताया, सर ये लड़की तो एयरपोर्ट गई है, क्या करना है? अब जो करना है मुझे ही करना है, तो मुझे बस ये पता लगा कर बताओ कि ये कौन सी फ्लाइट से जाने वाली है। जैसे ही बॉबी को निधि की फ्लाइट के बारे में पता चला तो उसने भी उसी फ्लाइट में अपनी टिकट बुक करवा ली। लेकिन आज बॉबी का लक इतना अच्छा था कि उसने जो सीट बुक करवाई थी वो ठीक निधि के बगल में ही थी। लेकिन इन सब बातों से अनजान बॉबी आंख बस अपनी सीट में बैठा बस यही सोच रहा था कि पता नहीं तृप्ति की सीट कहाँ होगी कि तभी एक आवाज आई, हे, ओह माय गॉड, इट्स यू।
बॉबी निधि को वहाँ देखकर बहुत सरप्राइज हुआ और इस बार वो एक्टिंग नहीं कर रहा था। ओह, आप यहाँ? अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। सेम फ्लाइट, व्हाट अ कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस तो ये है कि सेम फ्लाइट में सीट भी अगल बगल है। फिर निधि भी बॉबी के बगल में बैठ गई कि तभी बॉबी ने अपना हाथ निधि की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हेलो, आई एम बॉबी अंबानी। उसका नाम सुनकर निधि को जैसे शॉक सा लगा। व्हाट? और कितने कोइंसिडेंस होने बाकी हैं आज? तुम्हारा सरनेम भी अंबानी है? बॉबी सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने की एक्टिंग करते हुए कहा, मेरा सरनेम भी मतलब? और किसका सरनेम अंबानी है? मेरे एक फ्रेंड का। बॉबी चाहता तो अपनी झूठी आइडेंटिटी भी निधि को बता सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर अपना सही नाम और सरनेम बताया था क्योंकि उसे पता था कि वो जो गेम खेल रहा था उसमें आगे चलकर कहीं ना कहीं उसकी रियल आइडेंटिटी सामने आ ही जाएगी। बॉबी अभी भी अपना हाथ आगे बढ़ाए बैठा था। तभी निधि ने अपना हाथ बढ़ाया और हाथ मिलाते हुए बोला, माई सेल्फ निधि सिंह। नाइस टू मीट यू बॉबी। क्या? निधि सिंह? उसका रिएक्शन देखकर निधि भी चौंक गई और बोली, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है मेरे नाम में? या तुम किसी और भी निधि सिंह को जानते हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, अच्छा नाम है आपका। बॉबी ने ऐसा कहकर उस बात को तो टाल दिया था, लेकिन अंदर से वो उसका नाम जानकर शॉक में था। वो तो उसे तृप्ति बंसल समझ रहा था और ये अपना नाम निधि बता रही थी। उसे ये पूरा गेम समझ ही नहीं आया। तभी उसके दिमाग में एक बात आई और वो मन ही मन खुद से ही बात करने लग गया। ओह, अब समझा, ये अपनी रियल आइडेंटिटी छिपा रही है। मैंने भी ऐसा कई बार किया है। सही है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। तुम कुछ भी करो लेकिन बॉबी के फेंके जाल से बच नहीं पाओगी। एक्चुअली एक्सट्रीमली रिच फैमिलीज के यंगस्टर्स में ये एक बड़ी कॉमन चीज होती थी कि वो लोग जब भी किसी के साथ फन के लिए इन्वॉल्व होते थे तो अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताते थे, क्योंकि इससे उनकी फैमिली की रेपुटेशन खराब होने का भी खतरा होता था। बॉबी कन्विंस हो गया था कि तृप्ति जानबूझकर अपना रियल नाम नहीं बता रही थी। अब बॉबी को इस गेम में मजा आने लग गया था। नाइस टू मीट यू मिस निधि। मुझे मिस निधि मैम या आप मत बोलो प्लीज, जस्ट कॉल मी निधि। ओके फाइन, मैं आपसे बस निधि बोलूंगा। वैसे सिर्फ नाम लेना ज्यादा अच्छा होता है, कहते हैं कि इससे दोस्ती बढ़ती है। निधि को बॉबी के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। बॉबी में हाई लेवल के मैनर्स तो थे ही और उसके साथ साथ उसके लुक्स भी बहुत अच्छे थे। निधि ने आगे कहा, तुम बेंगलोर क्यों जा रहे हो? घूमने या फिर किसी काम से? निधि ने तो अभी तक ये भी नहीं सोचा था कि आखिर वो बैंगलोर क्यों जा रहा था। वो निधि के इस सवाल के लिए प्रिपेयर भी नहीं था, लेकिन उसने बात बनाते हुए कहा, मैं एक्चुअली बिजनेस के सिलसिले में किसी से मीटिंग करने जा रहा हूँ। ग्रेट। किसी को जानते हो बैंगलोर में? ना के बराबर, बस मीटिंग करूंगा और अकेले ही थोड़ा चिल कर लूंगा। तो अगर तुम कंफर्टेबल हो तो क्या मैं तुम्हें डिनर ट्रीट दे सकती हूँ? आखिर तुमने होटल के बाहर मेरी हेल्प की थी। मैं तो तुम्हें ठीक से थैंक यू भी नहीं बोल पाई। निधि की बात सुनकर बॉबी मुस्कुराते हुए बोला, वैसे थैंक यू की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे डिनर पर बुलाना चाहती हो तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। तो ठीक है, डील डन। तुम अपनी मीटिंग फिनिश करके मुझे कॉल करना। अपना नंबर दो मुझे। और फिर उन दोनों ने अपने अपने नंबर एक्सचेंज किए। बॉबी अंदर ही अंदर बहुत खुश था कि निधि उसके बनाए प्लान में अपने आप फंसती जा रही थी। अगर निधि उसे डिनर के लिए इनवाइट नहीं भी करती तो आखिर बॉबी को तो ट्राई मारना ही था। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि निधि को उसके साथ बहुत स्पेशल फील हो। उसके बाद वो बैंगलोर एयरपोर्ट पर उतरकर अपने अपने रास्ते चले गए। बॉबी ने तुरंत अपनी माँ को कॉल किया। मॉम, तृप्ति ने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया है। वेरी गुड माय सन। तुम जल्दी से जल्दी उसे अपने प्यार में फंसा लो, क्योंकि तुम्हारे फादर आरव को फैमिली मैनेजमेंट से मिलवाने ले गए हैं। ऐसा लग रहा है कि वे लोग उसे कोई काम अपॉइंट करने वाले हैं, लेकिन अगर हमने उसकी शादी बंसल फैमिली से तुड़वा दी तो आरव का सारा खेल बिगड़ जाएगा। आप टेंशन मत लो मॉम, मैं इन दोनों की शादी कभी नहीं होने दूंगा। That's my son. I believe in you, बॉबी। फिर बॉबी ने फोन कट कर दिया। इधर निधि एयरपोर्ट से सीधा तृप्ति के घर गई। वो दोनों तृप्ति के रूम में बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगे। अब बता, कैसा लगा तुझे आरव? अमेजिंग है यार ये आरव तो। मैं बता नहीं सकती कि कितना टैलेंटेड लड़का है। अरे तेरे थॉट्स इतनी जल्दी चेंज कैसे हो गए? यू आर द वन जिसे आरव बिल्कुल पसंद नहीं था। कहीं उसने झूठ बोलने के लिए तुझे पैसे तो नहीं खिलाए ना?
क्या मैं तुझे ऐसी लगती हूँ जो पैसे खाकर किसी की अच्छी रिपोर्ट दे दूंगी? उसके बाद निधि एक्साइटेड होकर बोलने लगी। उसमें सच में कोई बात है तृप्ति। जैसा लड़का तुझे चाहिए वो बिल्कुल वैसा ही है। उसने डेवोन के साथ म्यूजिकल परफॉर्मेंस दी यार। वो बिजनेस के साथ साथ आर्ट और एंटीक्स के बारे में भी बहुत कुछ जानता है। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच निधि। यार तृप्ति, मुझे एक और बात बतानी है तुझे। मैं एक और लड़के से मिली जिसका नाम बॉबी अंबानी है। कमाल का लड़का है यार, लेकिन इसका सरनेम भी अंबानी कैसे है? एक पल के लिए तृप्ति के दिमाग में काफी कुछ चलने लगा। वैसे जब तृप्ति ने निधि को आरव के पास भेजा था तो अपना फोन भी उसे दे दिया था, जिससे निधि तृप्ति का कैरेक्टर अच्छे से प्ले कर सके। तृप्ति सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ हो, कि तभी निधि बोली, हाँ, उसका सरनेम भी अंबानी ही है, लेकिन अब दुनिया में सिर्फ एक ही अंबानी फैमिली नहीं है तृप्ति। बाहर आ जाओ उन ख्यालों से। तृप्ति अपने ख्यालों से बाहर आई और निधि को ऑब्जर्व करते हुए बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बॉबी नाम का लड़का तुझे पसंद है? इस पर निधि शर्मा गई और कुछ नहीं बोली। मैंने कुछ पूछा है निधि, टेल मी यस और नो। निधि इस पर भी कुछ नहीं बोली, उसे काफी शर्मा रही थी। इस पर तृप्ति उसे गुदगुदी करने लग गई और निधि बेड पर ही गिर पड़ी। वो जोर जोर से हंस रही थी और फिर वो बोली, ठीक है, बताती हूँ, लेकिन पहले मुझे छोड़। अब जाकर तृप्ति ने उसे गुदगुदी करना बंद किया। हाँ यार, लड़का तो काफी डिसेंट है और मैंने आज उसे डिनर के लिए भी इनवाइट किया है। तू बता कि मुझे जाना चाहिए या नहीं? ये कैसा सवाल है निधि? जब तूने ही उसे बुलाया है तो ऑफ कोर्स जाना चाहिए ना। इट्स नॉट लाइक दैट यार, तू समझ नहीं रही। अरे तू समझा नहीं रही अच्छे से। बता मुझे कि बात क्या है। देख यार, वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम टाइप का लड़का है और तू मुझे देख, कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ जाकर मैं अपनी इंसल्ट करवा कर आ जाऊँ। अरे ये सब सोचना बंद कर। सबका अपना अपना बॉडी टाइप होता है निधि, और अगर वो लड़का तेरी बॉडी देखकर तुझे रिजेक्ट करता है तो फिर वो तुझे डिजर्व भी नहीं करता। तृप्ति की बातें सुनकर निधि सोच में पड़ गई। तभी तृप्ति उसके करीब आई और उसके गालों पर हाथ रखकर बोली, देख निधि, ज्यादा सोच मत, बस चली जा। सोच, अगर तू नहीं गई और वो लड़का सच में तुझसे मिलना चाहता हो तो कितना बड़ा चांस मिस कर देगी। तृप्ति की बात सुनकर निधि कन्विंस हो गई और बोली, एक्चुअली यू आर राइट। मेरे पास वैसे भी खोने के लिए तो कुछ है नहीं, जाकर देखती हूँ। अगर तुझे डर लग रहा हो तो मैं चलती हूँ तेरे साथ। नहीं यार, तू चलेगी तो मेरा गेम पक्का खराब हो जाएगा। तेरी प्रेजेंस देखकर पूरा फोकस तुझ पर ही शिफ्ट हो जाएगा। और फिर दोनों हंसने लगे। उसके बाद तृप्ति बोली, ठीक है फिर, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनती, तू जा। उसके बाद तृप्ति निधि के मजे लेते हुए बोली, अब अगर तेरे बॉबी की बात हो गई हो तो थोड़ी बात आरव की भी कर ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूछ, क्या पूछना है तुझे? मुझे कुछ नहीं पूछना यार, मैं तो ऑलरेडी जानती ही हूँ उसे अच्छे से। अब अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड भी अप्रूव कर रही है तो आई एम फाइन। तभी निधि के दिमाग में भी एक शरारत सूझी और वो बोली, अच्छा एक बात बता, एज वी नो कि आरव इज वेरी वेरी टैलेंटेड, लेकिन तुझे क्या लगता है कि तेरे भाई तारुश और आरव में कौन बेस्ट होगा? वैसे ये सवाल तो टफ था, लेकिन अगर आरव अंबानी फैमिली का सबसे टैलेंटेड लड़का था तो तारुश भी बंसल फैमिली की पहचान था। तारुश तृप्ति से 3 साल छोटा था और तृप्ति उसे बहुत ही प्यार करती थी। उसे अपने भाई से बेस्ट कोई नहीं लगता था। तारुश सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि आर्ट और कल्चर की भी बहुत अच्छी समझ रखता था। तृप्ति बोली, देख, वैसे तूने सवाल तो टफ किया है, लेकिन आई विल गो विद माई ब्रदर। मेरे भाई की एक क्वालिटी है जो उसे औरों से बहुत अलग बनाती है, और वो ये कि मैंने कभी भी उसका नाम किसी लड़की के साथ जुड़ते नहीं सुना। इतनी वेल्दी फैमिली होने के बाद भी, इतनी लड़कियां आसपास होने के बाद भी उसने अपनी बहुत अच्छी रेपुटेशन बनाकर रखी है। तृप्ति के भाई तारुश से निधि खुद भी मिल चुकी थी, इसलिए वो उसके कैरेक्टर से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थी। उसने तृप्ति की बात से अग्री करते हुए कहा, यस यस, इसमें कोई डाउट ही नहीं। मैं भी तारुश से एक पार्टी में मिल चुकी हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि उसका कैरेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग है
उस पार्टी में ना जाने कितनी हॉट हॉट लड़कियां उससे फ्लर्ट कर रही थी, लेकिन उसने किसी को भाव नहीं दिया, बस वो खुद में ही एंजॉय कर रहा था। निधि के मुंह से अपने भाई की तारीफ सुनकर तृप्ति को बहुत अच्छा लगा। तृप्ति का भाई उसके लिए सब कुछ था। शायद वो अपने होने वाले लाइफ पार्टनर में भी अपने भाई जैसी ही क्वालिटीज ढूंढ रही थी। ऐसा अक्सर होता भी है कि लड़कियां अपने पार्टनर में या तो अपने फादर की क्वालिटीज चाहती हैं या फिर अपने बड़े भाई की। क्योंकि तृप्ति और निधि काफी दिनों बाद मिली थी, इसलिए वो इधर उधर की तमाम बातें करने लगी। और दूसरी तरफ मनाली में बहुत बड़ी घटना घटने जा रही थी। अंबानी फैमिली ने एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें इतने सालों के बाद वो सब आरव से मिले थे। आरव अपने फादर अमीश अंबानी के साथ वहां पहुंचा। पूरे 3 सालों के बाद आरव को देखकर सब उसे ग्रीट करने लगे। वेलकम आरव, बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर। वाह आरव, तुम तो पहले से भी ज्यादा स्मार्ट हो गए हो। आरव ने उन सब के पैर छुए और बहुत ही हम्बल होकर बोला, थैंक यू अंकल, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है फाइनली अपनी फैमिली के एल्डर्स से मिलकर। आरव जानता था कि ये सब लोग बस खुश होने का नाटक कर रहे थे। एक्चुअल में आरव के वहां होने से कोई भी खुश नहीं था। ज्यादातर लोग वहां आरव के अंकल्स ही थे, मतलब आरव के कजन्स के फादर, और वो सब आरव की कैपेसिटीज बहुत अच्छे से जानते थे। उन्हें पता था कि आरव अगर एक बार फिर फैमिली में आ गया तो वो उनके बेटों से भी आगे निकल सकता था। थोड़ी देर में ही मीटिंग स्टार्ट हो गई। आरव के एक अंकल ओम अंबानी बोले, आरव, वैसे तुमने 3 साल पहले गलती तो बहुत बड़ी की थी, लेकिन अब हम उसे भूलकर एक बार फिर से तुम्हें चांस देना चाहते हैं। वी होप कि इस बार तुम अपनी पुरानी मिस्टेक को रिपीट नहीं करोगे। आरव अपनी चेयर से खड़ा हुआ और बोला, मैं आप सब लोगों का दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। मैं आरव अंबानी अपनी फैमिली को प्राउड फील कराने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। उस मीटिंग में आरव के अलावा और 14 लोग थे, जिनमें से सिर्फ 3 फीमेल्स थी। वहां पर 4 लोग ऐसे थे जिनकी एज 70 साल के आसपास थी और इस वक्त अंबानी फैमिली का कोर मैनेजमेंट वही लोग थे। फैमिली के बड़े डिसीजंस यही लोग लिया करते थे। इन्हीं 4 लोगों में से एक ओम अंबानी भी थे, जो कि आरव के फादर अमीश अंबानी के बड़े भाई थे। वैसे फैमिली के हेड आरव के दादाजी थे, जो कि इस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। ओम अंबानी वापस बोले, आरव, हम तुम्हें जो चांस दे रहे हैं वो तुम्हारी फादर के गुडविल की वजह से दे रहे हैं। अब ये तुम पर है कि तुम इसका फायदा उठा पाते हो या नहीं। अंकल, इस बार मैं आपको। आरव अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही उन्होंने आरव को काट दिया। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई आरव, पहले पूरी बात सुनो फिर बोलना। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ये कि तुम एक छोटे से एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन स्टेट्स में दी जाए जिन स्टेट से हमें बहुत मुनाफा होता हो। वहां तुम साल भर काम करोगे और फिर 1 साल के बाद उस स्टेट का बिजनेस हेड तुम्हारी रिपोर्ट हमें सबमिट करेगा। तब जाकर हम तुम पर आगे कोई डिसीजन ले सकेंगे। अपने अंकल की बात सुनकर आरव ने एक लुक अपने फादर को दिया और फिर सोच में पड़ गया। वो समझ गया था कि ये उसके खिलाफ एक ट्रैप था, क्योंकि प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टेटस के हेड्स उसके कजन्स ही थे और वो लोग फैमिली मैनेजमेंट को उसके बारे में अच्छी रिपोर्ट तो नहीं देने वाले थे। इनफैक्ट वो लोग पूरे साल उसके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करेंगे। काफी देर सोचने के बाद आरव बोला, अंकल, और दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे लिए? फिर ओम अंबानी ने उसे दूसरा ऑप्शन एक्सप्लेन किया। दूसरा ऑप्शन है हेड ऑफिस कश्मीर बिजनेस। एज यू नो, कश्मीर हमारी फैमिली का सबसे वीक बिजनेस स्टेट रहा है। वहां बिजनेस करने में बहुत सारी डिफिकल्टीज होंगी, लेकिन अगर हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं तो बस यही। तुम्हारे किसी कजन को हटाकर तुम्हें वो पोजीशन नहीं दे सकते हम, क्योंकि एक तो तुमने फैमिली फेथ को खोया है और दूसरा तुम्हारे जो भी कजन्स टॉप पर हैं उन्होंने खुद की मेहनत से वो कमाया है। दूसरा ऑप्शन तो पहले से भी ज्यादा टफ था। कश्मीर अंबानी फैमिली के बिजनेस का सबसे वीक एरिया था। कोई भी डायरेक्ट फैमिली मेंबर कभी भी कश्मीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था। वहाँ अक्सर अंबानी फैमिली के दूर के रिलेटिव्स को ही भेजा जाता था। आखिरकार अंबानी फैमिली एक बहुत बड़ी फैमिली थी, इसलिए उनका बिजनेस भी इतना बड़ा था। आरव इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता था कि वो दूर के रिलेटिव कश्मीर एरिया दिए जाने की वजह से अक्सर अंबानी फैमिली से बहुत नाराज रहते थे। इसलिए अब वो यूनाइट हो गए थे और फैमिली का प्रॉफिट नहीं होने देना चाहते थे। ऐसे में अगर आरव वहाँ का हेड बन भी गया तो वो लोग उसकी बात नहीं मानने वाले थे कि तभी उसके एक और अंकल ने कहा, तो आरव, इन 2 ऑप्शंस में तुम क्या चूज करना चाहोगे? आरव ने एक गहरी सांस ली और बिना अपने फादर की तरफ देखे बेहिचक बोला, अंकल, मैं कश्मीर वाला ऑप्शन चूज करता हूँ। मैं वहां जाकर फैमिली का बिजनेस संभालना चाहूंगा। क्या तुमने अच्छे से सोच लिया है? हाँ अंकल, मैंने अच्छे से सोच लिया है। आरव जानता था कि बेशक कश्मीर में बिजनेस करना मुश्किल होगा, लेकिन कम से कम वो वहाँ आजाद तो रहेगा।
उसे अपने किसी कजन के अंडर काम नहीं करना पड़ेगा और अगर वो मेहनत करेगा तो शायद थोड़ा बेटर कर सके। तभी ओम अंबानी वापस बोले, लेकिन आरव, वहां जाकर तुम्हें फैमिली फंड को इंक्रीज करना होगा, ना कि अपना पर्सनल फंड। और बिजनेस ग्रो करने के लिए फैमिली से तुम्हें लिमिटेड पैसे ही मिलेंगे, लेकिन अगर तुम बाहर से कोई स्पॉन्सर यूज करना चाहो तो तुम कर सकते हो। आरव के फेस पर सरकास्टिक मुस्कान आ गई। वो समझ गया था कि जानबूझकर उस पर इतनी रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही थी। वो ओम अंबानी जैसे लोगों का इंटेंशन बहुत अच्छी तरह से जानता था। ठीक है अंकल, मैं समझ गया। अगर और कुछ भी है तो प्लीज बता दीजिए। तभी एक दूसरे अंकल बोले, हाँ आरव, एक और बात तुम्हें जान लेनी चाहिए। एज वी नो कि कश्मीर सबसे टफ स्टेट है बिजनेस के लिए। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि हमने जानबूझकर तुम्हें इतना टफ स्टेट दिया है, लेकिन ये तुम्हारा टेस्टिंग पीरियड है और प्रॉफिटेबल स्टेट अलॉट करने से पहले हम एक बार फिर से तुम्हारी कैपेसिटी देखना चाहते हैं, इसलिए तुम वहां पर फेल नहीं हो सकते आरव। आरव ने अपने अंकल को कुछ देर तक देखा और फिर बोला, और अंकल, अगर मैं फेल हो गया तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें ही लेनी होगी। अगर तुम फेल हो जाते हो तो पनिशमेंट के तौर पर तुम कभी भी अंबानी फैमिली के मैनेजमेंट में एंटर नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम्हारे फादर की गुडविल की वजह से फैमिली का पार्ट हमेशा रहोगे। फेल होने पर हम तुम्हें फैमिली से नहीं निकालेंगे। आरव सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा कि कश्मीर में सक्सेस होने के उसके चांसेस काफी कम थे और अगर वो फैमिली के मैनेजमेंट में एंटर नहीं कर पाएगा तो उसकी लाइफ बहुत लिमिटेड हो जाएगी। उसके बाद फिर वो कुछ खास अचीव नहीं कर पाएगा। उसने तुरंत कहा, ठीक है अंकल, अगर मैं कश्मीर में फेल हो गया तो फिर मैं कभी भी अंबानी सरनेम यूज नहीं करूंगा और चुपचाप फैमिली छोड़कर चला जाऊंगा। ये आरव की सोची समझी प्लानिंग थी। ऐसा करके वो अंबानी फैमिली से आजाद हो जाएगा और अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर सकेगा। लेकिन आरव की इस स्टेटमेंट से उसके फादर अमीश घबरा गए और बोले, आरव, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? ओम ने अंदर ही अंदर आरव की बेवकूफी पर मुस्कुराते हुए कहा, परेशान मत हो अमीश, आरव ठीक ही तो कह रहा है। उसके बाद वो फैमिली में रहकर करेगा भी क्या? लेकिन अंकल, मेरी भी एक शर्त है। आरव के ऐसा बोलने की उम्मीद किसी को भी नहीं थी। उन सबको ऐसा लगता था कि कम से कम आरव तो कोई भी शर्त रखने की कंडीशन में नहीं था, इसलिए वो सब आरव को चौंक कर देखने लगे।